बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट इसको क्या कहा जाता है? जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हमारे पास सीक्वेंस होती है नंबर्स की, एक सिस्टमेटिक वे के मुताबिक। लेकिन जहां पर जो सिस्टम मौजूद होता है वो होता है किसी भी एक कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो बेटा उसमें भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है, लेकिन उसमें जो सिस्टम होता है उसमें हम लोग किसी भी एक कांस्टेंट नंबर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर किसी एक कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की जाती है। तो इसके लिए जो हमारे पास प्रोग्रेशन बनता है, एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम यहां पर लें तो वो हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से: 2, 6, 18, 54 एंड सो ऑन। अच्छा, क्या लगता है आपको मैंने क्या सिस्टम बनाया होगा यहां पर? क्या मैं हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो न्यू टर्म बन जाती है? तो जब बेटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप खुद देखें क्या इनके दरमियान क्या डिफरेंस सेम है? तो बेटा डिफरेंस सेम हो तो कौन सी बनती है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर डिफरेंस सेम ना हो तो बेटा आपने देखना होता है इसमें क्या रेशो सेम है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो इट डज नॉट मीन दैट कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो हमने उसमें देखना होता है रेशो क्या सेम है। रेशो का पता कैसे चलता है? यहां पर बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कॉमन डिफरेंस, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास आता है कॉमन रेशो। और इसको डिनोट किया जाता है इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आर के साथ। कॉमन डिफरेंस को आप लोग डिनोट करते थे स्मॉल डी के साथ, जबकि कॉमन रेशो को आप लोग डिनोट करेंगे स्मॉल आर के साथ। और ये जो हमारे पास है स्मॉल आर कॉमन रेशो, इससे मुराद होता है वो कांस्टेंट नंबर जो आपकी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यू टर्म बना देता है। आपने मुझे क्या कहा कि इसमें कांस्टेंट नंबर कौन सा है? 3। आपको कैसे पता चला कि 3 है? 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे पता चला कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं? वैल्यूज को चेक किया। कैसे चेक किया वैल्यूज को? कि फर्स्ट टर्म के अलावा आप कोई भी टर्म लें उसको उसकी प्रीवियस टर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आ गया। जैसे कि आपने यहां पर किया होगा 6/2, या यही काम अगर आप लोग यहां से करते 18/6, या आप ये काम यहां पे करते 54/18, तो तमाम सिचुएशंस में आपके पास आंसर क्या आ रहा है? तो कॉमन रेशो पाई जाती है। ये वो कांस्टेंट नंबर है जो आपकी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होकर न्यू टर्म बनाता है। मतलब अगर आपने अब नेक्स्ट टर्म लिखनी थी 54 के बाद, तो आप 54 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाता 162। 54 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास नेक्स्ट टर्म बन जाती 162। क्या आपको ये बात समझ आ चुकी है? ऐसे ही है ना? अच्छा, अगर आपको याद हो कि भाई यहां पर अगर मैं आपसे ये कहूं ए बी एंड सी, ये हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी किया था, तो बेटा ए बी सी से मुझे कुछ नहीं पता चलता कि कौन सी प्रोग्रेशन है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपने कहा था डिफरेंस फाइंड हो सकता है कि डी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। लेकिन अगर मैं आज आपसे ये कह दूं कि ए बी सी इज इन, तो बेटा डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसके दरमियान क्या चीज सेम है?
तो इसमें रेशो का फार्मूला क्या बनेगा? इज इक्वल टू, किसी को एतराज? ये बात क्लियर है सब बच्चों को? तो बेटा यहाँ पर रेशो फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा कोई भी एक टर्म लो और उसको उसकी बिल्कुल प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ डिवाइड कर दो, तो आपके पास कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाएगी। ये वो कांस्टेंट नंबर होगा जो आपने टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के अगली टर्म फाइंड करनी होती है। होगी बात क्लियर? अच्छा, यहीं पर ना हम इसकी जरा प्रॉपर्टीज को देखते जाते हैं। आप लोगों ने ना बचपन में भी पढ़ा होगा कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू फ्रैक्शन। यहां पर अगर आप लोग देखें तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं? ये आपके पास एक एडिशनल पॉइंट है और ये एमसीक्यूज के हवाले से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर देखें, अगर मैं इस बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, हम लोग लिख लेंगे इस चीज को, लेकिन पहले आप लोग जरा समझ लें इस चीज को। देखिए, मेरे पास जो प्रोग्रेशन मौजूद थी वो थी ए बी सी, मतलब फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी, थर्ड टर्म सी। अब अगर यहां पे थोड़ा गौर करो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ए और सी मेरी एक्सटर्नल टर्म है और बी मेरे पास मिडल की टर्म है। एम आई राइट? बी मिडल की टर्म, ए और सी मेरी प्रोग्रेशन की एक्सटर्नल टर्म्स है। एम आई राइट? अच्छा, ये मैंने आपके सामने यहां पे लिख दिया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अच्छा, अब अगर मैं इसको वर्ड्स में बयान करना चाहूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि द स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म is equal to the product of its external terms। तो यही बात आपसे थ्योरी में पूछ सकता है कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन which of the following statement is true? in geometric progression which of the following statement is true? और उसमें से एक स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आ जाएगी। तो हम लोग इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि ये रूल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए आपने ये साथ में बताना है। इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा बेटा, इसी रूल के लिए वो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकता है और आपसे स्मार्ट वर्किंग भी करवा सकता है कि अगर आपसे ये कह दे कि भाई मेरे पास फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज दिस, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म बता दे और आपसे कहेंगे बताएं सेकंड टर्म क्या होगी, तो देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म की वो मिडल टर्म है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट मिडल टर्म के इक्वल नहीं होता। तो मैं क्या यहां पे ये इसको इस तरह से लिख लूं कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, कि ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो मैं क्या करूंगा कि एक्सटर्नल टर्म्स के प्रोडक्ट का अंडर रूट मेरे मिडल टर्म के इक्वल होगा। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? और इसको कहा जाता है द मिडल टर्म इसी बात को हम लोग वर्ड्स चेंज करके कुछ इस तरह से लिखेंगे, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द geometric mean of
अभी के लिए बेटा आपने ये वर्ड याद रखना है, और वैसे आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 8 उसमें हम लोग ज्योमेट्रिक मीन की कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपने ये वर्ड याद रखना है कि इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म। क्या ये स्टेटमेंट भी क्लियर है? आपके पेपर में जितना न्यूमेरिकल पोर्शन को इंपॉर्टेंस है उतनी ही थ्योरेटिकल पोर्शन को इंपॉर्टेंस है। तो आप लोगों ने सिर्फ मुझसे न्यूमेरिकल्स नहीं सीखने, आपको सिर्फ ये ना पता हो कि मेरे पास अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो फार्मूला कैसे अप्लाई करूंगा, आपको ये भी पता हो कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, ये चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। तो आपको ये एज इट इज चीजें याद होनी चाहिए। अब अगर आप मेरी स्टेटमेंट पर गौर करें ना, मैंने कहीं पर ये नहीं कहा द सेकंड टर्म इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा मिडल टर्म अपनी एक्सटर्नल टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगी। बेटा वो मिडल टर्म कोई सी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि थर्ड टर्म हो। हाँ ये अलग बात है कि अगर फर्स्ट 3 टर्म्स है तो मिडल टर्म सेकंड वाली बन जाएगी, ऐसे ही है ना। अच्छा मैं आपको लेके चलता हूं एक छोटी सी एग्जांपल, ये जो ऊपर लिखी हुई है। देखिए भाई, अगर मैं यहां पर चले एक और एडिशन भी, एक और टर्म यहां पे मैं साथ में लिख लेता हूं। 54 के बाद नेक्स्ट टर्म मेरे पास क्या आनी है? 162। शाबाश, ये आ गई 162, और इसी तरह नेक्स्ट ये चलती जाएगी। अच्छा यहां पे ना जरा गौर करें हमारी कही हुई बातों पर। तो क्या ये देखें, ऐसा हो सकता है कि मैं आप लोगों को फर्स्ट टर्म बता दूं और मैं आप लोगों को फिफ्थ टर्म बता दूं। मैं आपसे कहूं इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द फिफ्थ टर्म इज 162, फाइंड इट्स थर्ड टर्म। तो अगर मैं आपको ये प्रॉपर मतलब मैंने अब आपसे ना ये पूछ लिया है कि इसकी थर्ड टर्म क्या होगी। अब अगर आपको इस प्रॉपर्टी का पता ना हो ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है सॉल्व, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। यहां पर आपने करनी थी थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग यूज। देखो अगर मैं आपसे पूछ लेता ना सेकंड टर्म, मैं आपसे पूछ लेता फोर्थ टर्म, हमें कैलकुलेट करना था, क्योंकि सेकंड एंड फोर्थ टर्म फर्स्ट और फिफ्थ की मिडिल टर्म नहीं बनती, लेकिन थर्ड तो उसकी मिडिल टर्म है ना। कैसे मुझे पता चला? 1 + 5 फर्स्ट एंड फिफ्थ की में थी ना, डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए इसकी मिडिल टर्म थर्ड टर्म, उसने वही तो पूछी है मुझसे कि इसकी थर्ड टर्म क्या होनी है। ये बात क्लियर? तो मैं कैसे बताऊंगा उसको कि भाई इसकी थर्ड टर्म क्या है? अब सिंपली मैंने जाकर इनकी दोनों टर्म्स का रूल अप्लाई कर देना इधर। इनकी दोनों टर्म्स के लिए ये देखें, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ टर्म एंड द मिडिल टर्म इज, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऑलराइट, इतना था इसका सॉल्यूशन था। अब जी 162 ना होता तो तो वो मिडिल टर्म पूछ लेता, तो बेटा साथ में एक्सटर्नल टर्म कोई दूसरी तो बताता ना। बताया 162 ना होता तो कोई और टर्म बता देगा जिसकी मिडिल टर्म हम लोगों ने फाइंड करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे सिर्फ ये कह दे कि फर्स्ट टर्म इज टू फाइंड इट्स मिडिल टर्म, भाई मुझे क्या पता कौन सी मिडिल टर्म है। क्लियर? हाँ अच्छा, तो बेटा वो हमेशा क्वेश्चन लॉजिकल करेगा। अब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और फोर्थ दे दे और कहीं मिडिल टर्म, तो उसकी फर्स्ट और फोर्थ की मिडिल टर्म तो है ही नहीं, तो पॉइंट फिफ्थ टर्म ही नहीं है। या तो सेकंड पूछो या थर्ड पूछो मुझसे। मिडिल ही पूछता है, मिडिल के अलावा नहीं पूछ सकता। नहीं मिडिल टर्म पूछता है। अच्छा मिडिल के अलावा भी मतलब सेकंड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी पूछ सकते, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर मिडिल टर्म पूछे तो इस तरह फाइंड कर। ओके, ये इसका जरा शॉर्टकट मेथड था। अच्छा नेक्स्ट, आपको ये बात सारी समझ आ गई? अच्छा अब बेटा ये जरूरी नहीं था, बात सुने मेरी, इस रूल के ऊपर हम लोग जरा वर्किंग करते हैं। बेटा ये जरूरी नहीं था कि मुझे सिर्फ फर्स्ट और फिफ्थ बताओ तो मैं तुम्हें थर्ड टर्म बताऊं, ये जरूरी नहीं था। ऐसा भी हो सकता था
कि भाई तुम मुझे सेकंड और फोर्थ टर्म बता दो और मैं तुम्हें मिडिल टर्म बता दूं। तो अभी भी देखो, तो सेकंड प्लस फोर्थ की मिडिल टर्म थर्ड टर्म। तो अब क्या करूंगा, सेकंड टर्म देखो हमारे पास क्या आ रही थी, अंडर रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय 54 इज इक्वल टू, अभी भी 18 है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मैंने ये नहीं यूज किया कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के प्रोडक्ट का अंडर रूट इज इक्वल टू सेकंड टर्म, नहीं, मिडल की टर्म। और वो मिडल की टर्म जरूरी नहीं कि अपने सिर्फ दाएं बाएं वाले वैल्यूज को देखें, नहीं, ये भी हो सकता है कि भाई टू टर्म्स अगर ये पहले जा रही है तो यहां से भी टू टर्म्स बाद में जाए। ऑलराइट, ये तब भी 18 ही मिडल की टर्म बनती है हमारे पास। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब अगर हम लोगों ने देखना हो इधर, आपसे कहते कि आपकी थर्ड टर्म है 18, फिफ्थ टर्म है 162, फाइंड इट्स मिडल टर्म। तो थर्ड और फिफ्थ की मिडल टर्म कौन सी है? फोर्थ। तो हम लोग कैसे जाके फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ 18 इंटू इज इक्वल टू, अब देखो मिडल टर्म 54 है इन दोनों की। ऑलराइट, और यहां से फिर आर की वैल्यू भी फाइंड हो सकती है। देखें, जब आपको बता दी थर्ड और फिफ्थ टर्म, तो बेटा फिफ्थ डिवाइडेड बाय थर्ड इज नॉट इक्वल टू आर। तो हम क्या करेंगे, पहले उसकी मिडल की टर्म फाइंड की, अब 54 का पता चल गया, तो 54 डिवाइडेड बाय 18, अब मुझे पता चल गया है कि आर की वैल्यू 3 है, 54 डिवाइडेड बाय 18। ऑलराइट, फिर मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूं, चाहे जो मर्जी कहते जी। लेना लाजमी, अगर जी। लॉजिकली देखें तो मिडिल में अगर 3 का पूछे तो मिडिल में ऑब्वियसली यही आएगी 54। तो फाइंड कैसे करेंगे, अगर मैं अंडर रूट ना लूं तो बताओ कैसे फाइंड करूं? मैंने आपसे ये कह दिया जब वो वैल्यूज दे देगा बेटा, थर्ड में या फिफ्थ में मिडिल मिडिल थोड़ी बनेगी मिडिल तो उसमें। हाँ तो जब third वो, सब दार है। बेटा बात सुने, बात सुने, तो ये ठीक है कि थर्ड और फोर्थ की मिडल, सॉरी थर्ड और फिफ्थ की मिडल फोर्थ है, लेकिन वैल्यू क्या है? तो वो वैल्यू मैंने बताया कि 54 है। वो बात अंडरस्टूड है कि थर्ड और फिफ्थ की मिडल भाई मेरे पास फोर्थ ही है। मतलब यहाँ जैसे लिखी है वहाँ नहीं होगी वो वो जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना, ये तो मैं आपको वेरीफाई करवाता हूं ना, ये देखो 54 आ गई। वहां पर सिर्फ इतना होगा क्वेश्चन में, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द थर्ड टर्म इज 18 एंड द फिफ्थ टर्म इज 162, फाइंड इट्स मिडल टर्म, फाइंड इट्स फोर्थ टर्म। तो उसके लिए मुझे जाकर अंडर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाइड बाय 162, तो 54 आ जाएगा कि मिडल टर्म 54 है। ऑलराइट, ये तो साथ साथ आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए है कि ये देखो सेम यही था। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा बेटा, इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई आपकी फर्स्ट टर्म है 2 और कॉमन रेशियो आप लोगों ने फाइंड कर ली 3, तो आप इसकी सेकंड टर्म कैसे फाइंड करोगे? किसको? रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्रीसीडिंग टर्म को, तो न्यू टर्म बन जाएगी। ऐसा ही है ना? अच्छा, जरा इसको ना लॉजिकली जाकर देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि फर्स्ट टर्म है मेरे पास ए, तो बेटा सेकंड टर्म क्या होगी? ए मल्टीप्लाइड बाय आर। तो मैं इसको लिख दूंगा, क्या कोई याद है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आपने कुछ ऐसा किया था कि फर्स्ट टर्म ए तो सेकंड टर्म ए प्लस डी, याद है? थर्ड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड उसके बाद फोर्थ टर्म ए प्लस 3d, याद है आप लोगों को? तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म आपने कहा कि सेकंड टर्म में, बात सुनिएगा, सेकंड टर्म में आपने आर को मल्टीप्लाई कर देना है, तो सेकंड टर्म में आर, इसमें आर को मजीद मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर नेक्स्ट टर्म देखें, तो आपने कहा कि इससे प्रीवियस टर्म एज इट इज, ये देखो ये लिख दी, इसको मजीद आर से मल्टीप्लाई कर दो, और इसी तरह हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।
ऐसे ही है ना Yes, sir. बेटा, 2r नहीं बनता। तो ज्यादा ज्यादा ना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, सुकून से चिल होके बैठे, अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करें। यहाँ पर हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है सिवाय नॉलेज गेन करने से, इसके अलावा हमारा कोई मुकाबला नहीं है किसी के साथ भी। तो हमें चीजें बस समझ आनी चाहिए, नहीं आ रही पूछें कि भाई ये चीज कैसे हो रही है। क्लियर? वैसे इस बात की नौबत नहीं आएगी कि आप लोग मुझसे पूछें, लेकिन फिर भी ना समझ आए तो आप पूछें। अब देखें, अब इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखें, तो क्या मैं इसको ये लिख लूं ए की जगह पर ए आर की जगह पर, तो ए आर ही आ जाएगा। लेकिन ए आर आर तो मतलब मैं आर 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 करता रहूं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ए आर अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आर कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर में 2। नेक्स्ट देखें, ए आर अब कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर में 3 चला जाएगा। अच्छा फिर बताएं, इससे नेक्स्ट वाली क्या बन जाएगी, इससे नेक्स्ट क्या बन जाएगी? क्या बात है, और हम चलते जाएंगे नेक्स्ट। ऑलराइट। Yes, अच्छा, sir. ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता दी कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा ऐसा है जैसे आप कह रही हैं कि आपके पास जो सिक्स्थ टर्म फाइंड करने का फार्मूला है वो है ए आर रेज टू पावर 5। फोर्थ टर्म फाइंड करने का फार्मूला है रेज टू पावर 3। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जोन सी टर्म आपने फाइंड करनी है उसमें आर की पावर 1 कम कर दो। आर की पावर अगर सपोज आपने 6 टर्म फाइंड करनी थी तो पावर 5 रख दी, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो पावर 4 कर दी, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है तो पावर 3 कर दी। ऐसे ही है ना। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताओ 12th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होगी, तो आप मुझे क्या फार्मूला बताएंगे? ए आर रेज टू पावर। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। ऑलराइट। Yes, तो sir. अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? ए आर रेज टू पावर, पहला फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके। Yes. अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का क्या फार्मूला था? शाबाश। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू d। शाबाश, गुड, क्या बात है आप लोगों की। इस फार्मूले में किसी को कोई इशू? क्लियर हो गई बात? अच्छा अब देखें भाई, यहां तक अगर आप लोग गौर करें ना तो मैंने आपको 5 टर्म्स बता दी है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस प्रोग्रेशन की 10th टर्म क्या होगी, तो क्या आप मुझे नहीं बता सकते? 10th टर्म क्या होगी? तो देखें आप क्या, ये देखो बस सिंपली कैलकुलेटर उठाया, फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय, बेटा याद रखिएगा पावर आर की है, ए की नहीं है। मतलब आप ना इसको ये देखिए, अक्सर बच्चों को कैलकुलेटर का यूज नहीं आता तो उसकी वजह से ना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बेटा इससे मुराद ये हरगिज नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। तो ब्रैकेट्स में नहीं लिख देना इसको, ए की पावर में कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो आपने सबसे पहले ए की वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया, अब आर की वैल्यू लिखी। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 की पावर। अब यहां पर पावर की प्रेस करनी है। ओके, n माइनस 1, तो मैंने आपसे कौन सी टर्म पूछी? 10th टर्म पूछी, तो 10 माइनस 1 पावर इज इक्वल टू, ये हमारी 10th टर्म होगी। ऑलराइट, 39366। the 10th term
इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय आर रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू 39366। यहां तक किसी को कोई मसला? बेटा जब आपने ये इसे कहा जाता है लास्ट टर्म। अब बिल्कुल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह nth टर्म फाइंड करने के बाद हमने क्या फाइंड किया था? सम। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी सम फाइंड करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करने के बेटा दो फार्मूलाज हैं। अच्छा अब यहां पर ऐसा नहीं है, जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी दो ही फार्मूलाज थे, याद है आप लोगों को? लेकिन बेटा उसके लिए हमने कहा था फर्स्ट फार्मूला या सेकंड फार्मूला, डिपेंड करता था गिवन डाटा के ऊपर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसा कोई सीन नहीं है या वाला। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गिवन डाटा देखो और उसके मुताबिक फार्मूला चूज करो कि इस डाटा के मुताबिक कौन सा फार्मूला है। जैसे सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेटा ये डिपेंड करता रहता है आर की वैल्यू के ऊपर कि उस प्रोग्रेशन में आर की वैल्यू क्या है, उस प्रोग्रेशन में आर की वैल्यू क्या। अच्छा जब आप लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में थे बेटा, आपकी प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और प्रोग्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, चाहे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो चाहे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में हो सकती है। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, अगर है ना असेंडिंग ऑर्डर में कि स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू, तो एडिशन हो रही होती है तो डी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर है डिसेंडिंग ऑर्डर में कि ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ आ रही है, तो भाई उस सिचुएशन में डी की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर? बात क्लियर? तो साइन जरूर यूज किया जाता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब अगर बात करें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ग्रेटर देन सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में है तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, मतलब स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू जाती है। क्लियर है ये बात? और अगर आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू की तरफ आए, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो उस सिचुएशन में आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है। उस सिचुएशन में आर की वैल्यू लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग, 0.2 0.8 0.5 कुछ इस किस्म की वैल्यू आपके पास आएगी। जरूरी नहीं कि नेगेटिव। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। तो लेस देन 1 से मुराद नेगेटिव नहीं होता, 0 से 1 तक नंबर पॉजिटिव ही होते हैं। ये 0 पॉइंट समथिंग में आपके पास आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? जब भी सम फाइंड करना हो किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, सबसे पहले उसका कॉमन रेशो फाइंड करो और देखो कि उसमें कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, उसके मुताबिक फार्मूला चूज करो। अब अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसमें सम फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये फार्मूला यूज करेंगे। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है। हमारे सिलेबस में बेटा फार्मूलाज की डेरिवेशन शामिल नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये फार्मूला ड्राइव करके बताता कि ये फार्मूला बनता कैसे है। तो डेरिवेशन शामिल नहीं है, हम उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ ये पता हो कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और उसने मुझसे पूछ लिया फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताओ, तो मैंने ये फार्मूला यूज कर देना है। क्लियर? और अगर आपके पास आर की वैल्यू लेस देन 1 है और आपने सम फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास बनेगा ए इंटू
1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. ऑल राइट। Yes, sir. अच्छा, बड़ा इजी सा फार्मूला है, लेकिन ये एग्जाम में बैठे हुए कंफ्यूज कर देता है। यार मैंने r रेज्ड पावर n माइनस 1 करना था या 1 माइनस r रेज्ड पावर n करना तो था? वो डिनोमिनेटर में क्या आना था? अब दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो इसके लिए सिंपल रूल, जैसे आपको पता है ना, लेडीज फर्स्ट, तो यहां पर ग्रेटर वैल्यू कम्स फर्स्ट। ऑलराइट, Yes, sir. बस ये फार्मूला याद रखना, ग्रेटर वैल्यू कम्स फर्स्ट। देखो, अब हमने फर्स्ट फार्मूले में कहा कि r इज ग्रेटर देन 1, तो r पहले। दूसरे में कहा कि r इज लेस देन 1, तो 1 पहले, जो ग्रेटर है वो पहले, और जो ऊपर सीक्वेंस है डिनोमिनेटर में वही सीक्वेंस है। ऊपर देखो r माइनस 1 था, तो डिनोमिनेटर में भी r माइनस 1 है, और अगर ऊपर 1 माइनस r है तो डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस r। क्लियर? अब ये ना कर देना कि इधर भी पावर n कर दो, तो फिर तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दो, फिर तो सम इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म। ओके, और पावर हमेशा r की लेनी है, न्यूमरेटर में पावर हमेशा r की लेनी है, और वो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स। गॉट इट? अच्छा, अब देखो, जो एग्जांपल हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे उसके मुताबिक कौन सा फार्मूला अप्लाई होना चाहिए? 3, 6, 18, 54। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होना चाहिए? फर्स्ट वन। क्यों? r इज ग्रेटर देन 1। तो अगर अगर अब देखो, यहां पर कोई लास्ट टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सम फाइंड करने के लिए किन चीजों की जरूरत है? फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशो, नंबर ऑफ टर्म, बस इन 3 चीजों की जरूरत है, और आपके पास सम आ जाएगा। क्या सही है? तो कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर यही आपके पास प्रोग्रेशन हो और मैं आपसे ये कहूं कि मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करके दें, तो आपने करना है S10। अब कैलकुलेटर को ये बात बताने की जरूरत नहीं होती, कैलकुलेटर को राइट हैंड साइड बताई जाती है। क्या? इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या थी? इनटू रेज्ड टू पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू। अब बाद में बेटा आपको ये फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 सिंपल आगे कैलकुलेटर को ये आंसर बता देना है एज इट इज। ये देखें, एंड आंसर इज 59048, और आपने ये लिखा। क्या यही आंसर आ रहा था आप सब बच्चों के पास? Yes, sir. तो फर्स्ट 10 टर्म्स का सम ये बनेगा आपके पास। किसी को इशू? तो अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, आर की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो वो 0 पॉइंट समथिंग में होगी, तो फिर आप लोगों ने नीचे वाला फार्मूला यूज कर लेना है। ऑल क्लियर? अगर बात करना हो बेटा जरूरत भी नहीं है लास्ट टर्म की, तो 50 तक हो गया। तो मैं बता रहा हूं। ये बात क्लियर हो गई है सब बच्चों को? Yes, sir. अच्छा बेटा, इसके साथ ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वैसे खत्म हो जाता है, मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है, सिर्फ एक फार्मूला रहता है, सम ऑफ, और इसका क्वेश्चन अब मस्ट है, ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि सबसे ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जिसका लास्ट टर्म नहीं जिसमें लास्ट टर्म नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी। इट मींस दैट बेटा, इससे पहले आपको बताया जाता था कि 10 टर्म्स का सम, 20 टर्म्स का सम, 25 टर्म्स का सम, तो टर्म्स को लिमिट कर देते थे, फाइनाइट कर देते थे, हम लोग सम फाइंड करके दे देते थे। अब कहते हैं भाई ये सीक्वेंस चल रहा है ना, ऐसे ही चलता रहे इंफिनिटी तक। अब सम बताओ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नॉट पॉसिबल। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, चाहे प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, नॉट पॉसिबल। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि अगर प्रोग्रेशन आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में है, कभी भी सम नहीं फाइंड कर सकते, तो एक ही चीज नहीं फाइंड कर सकते। तो बेसिकली आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास r की वैल्यू, बेटा जब मैंने r लिखा है तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं होता अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक। क्यों? क्योंकि r होता ही ज्योमेट्रिक में है और अरिथमेटिक में होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक सिचुएशन है कि अगर r की वैल्यू लेस देन 1 है तो आप लोग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता। क्लियर? अच्छा, वैसे अगर मैं इसका सिंपल सा फार्मूला आपके पास लिखूं ना, आपको इजीली समझ आ जाएगी ये फार्मूला है, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। देखो यार, अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या मैंने आपको फार्मूला बताया नहीं है? क्या r की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो फिर आपने सम का कौन सा फार्मूला यूज करना है? क्या आपको गिवन नहीं है फार्मूला? अच्छा, अब इसको ना जरा गौर से देखो, सिर्फ क्या फार्मूले में चेंज है कि Sn इज इक्वल टू, अब n की जगह पर यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास? इन्फिनिटी, शाबाश, इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r रेज्ड टू पावर इंफिनिटी, गुड, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, किसी को एतराज? मैंने सिर्फ क्या किया, n को इंफिनिटी से रिप्लेस कर दिया। और हमेशा याद रखिएगा कि एनी कांस्टेंट नंबर रेज्ड टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, इंफिनिटी नहीं, एनी कांस्टेंट नंबर रेज्ड टू पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। डन। तो ये लो वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं, a इंटू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सर इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या लिखूं? 0 नहीं लिखना, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू a 1 माइनस r। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, इससे ऊपर सिर्फ डेरिवेशन थी, ना भी याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब भी आपसे कहेगा कि सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बता दें, तो आप लोगों ने सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज को कैसे कैलकुलेट करना है? कैसे कैलकुलेट करना है? ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशो और सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आपके पास आ जाएगा। यहां तक कोई इशू? तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो आप लोगों ने फार्मूला याद रखते हैं, एक तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला आपके पास हो गया, फिर सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के आपके पास फार्मूलाज हो गए कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फर्स्ट फार्मूला और अगर लेस देन 1 हो तो सेकंड फार्मूला। साथ में आप लोगों ने यहाँ पर nth टर्म का फार्मूला याद रखना है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास nth टर्म का क्या फार्मूला होता है? a r रेज टू पावर n माइनस 1, और कॉमन रेशो फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b। मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म लें, उसको डिवाइड करते हैं उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, प्रीवियस टर्म के साथ, तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी और इसी के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई सब बच्चों को ये बात? अब चलेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ कि इनसे रेलेवेंट कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम लोगों को सॉल्व करने चाहिए। तैयार हैं? मेरी बुक में जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 5 है उसके कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब आप लोगों को सीखने की जरूरत थी। अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें 1 3 5 7 9, अच्छा आपको ना यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मिलेगा,
सिर्फ आइडेंटिफाई करना कौन सा प्रोग्रेशन है, क्या है, किस तरह से है। जैसे ही आगे चलते जाओगे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाएगा। और इसके जो लास्ट वाले क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। मेरी बुक के लास्ट के क्वेश्चन, तो आप लोग वहां के 10 to 20 क्वेश्चंस करें ना तो पूरा चैप्टर तैयार हो जाता है। तो अगर यहां पर देखें ना 1 3 5 7 9 डिफरेंस सेम नजर आ रहा है, तो कौन सी प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन कह दें, सीक्वेंस कह दें, कुछ भी कह दें, सीरीज कह दें, एक ही बात है। इसी तरह 5/2 5/4। तो अगर यहां पर अगर आप लोग देखें ना, इसको अगर डिवाइड करें तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं हाफ कर रहा हूं हर अमाउंट का, कि मल्टीप्लाइड बाय 1/2। आप कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1/2 या डिवाइडेड बाय 2, एक ही बात है। मल्टीप्लाइड बाय 1/2 या डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा जो रेशो आपने फाइंड करनी है ना, रेशो का आंसर आपके पास इधर 1/2 है, मतलब 0.5। और देखो लेस देन 1, अगर सम पूछता तो सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई होना था इधर। तो ये मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इधर लेट द सीक्वेंस 2 8 32, तो यहीं से पता चल गया डिफरेंस सेम नहीं है। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4, तो 8 into 4 32, 32 into 4 128, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ऑलराइट, इसी तरह से the difference of two consecutive terms, the difference of two consecutive terms in an arithmetic sequence is called, ये कॉमन डिफरेंस का असल में डिफाइन किया गया है कि ये कॉमन डिफरेंस होता है। The difference of two consecutive terms in arithmetic progression is known as common difference। फिर देखें, कहते हैं A and D are first terms and common difference of arithmetic progression respectively, then the nth term is, तो बेटा nth term का क्या फार्मूला होता है, a plus n minus 1 into d। तो वही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। nth term को डिनोट किया जाता है a n से nth term को डिनोट करेंगे, इसे a plus n minus 1 into nth term का फार्मूला आपसे पूछ लिया। क्लियर? मेरी बुक में आपको स्टार्ट में तमाम फार्मूलाज की पहले रिवीजन मिलेगी कि इसके लिए ये फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला, ये सिचुएशन हो तो इस तरह से कर लेना। बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मतलब थ्योरी भी आपको साथ साथ मिलेगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट देखें, 6 पूछा गया था, कहता है अ नंबर a is said to be arithmetic mean between two numbers a and b if a b is, कहते हैं क्या, इज इन, बेटा जब अरिथमेटिक मीन आया है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर ज्योमेट्रिक मीन आता तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑलराइट, अच्छा यहां पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता चलूं कि जैसे कोई भी मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखवाओ, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 6, हाँ जी, अब इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 10 होना चाहिए, इसके बाद। अच्छा अब यहां पे गौर से देखो, जो आप लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहा था ना कि मिडल की टर्म अपनी एक्सटर्नल टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होती है, कहा था आप लोगों ने। तो बेटा इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मिडल टर्म अपनी एक्सटर्नल टर्म्स के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होती है। और अरिथमेटिक मीन क्या होता है कि दोनों टर्म्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास बन जाएगी मिडल की टर्म। तो देखो 10 2 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अच्छा यहीं पर अगर आप लोगों के पास मिडल की टर्म चेंज करते हैं, अगर ये मिडल की टर्म, इसके बाद 18 लिखना था हम लोगों ने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये द फर्स्ट टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2 and the fifth term is 18, find its middle term, तो मिडल टर्म कौन सी बनेगी, 10। अच्छा ये 10 कैसे आएगा, 18 + 2 डिवाइडेड बाय 2, मिडल की टर्म आ गई। अच्छा यहीं पर अगर हम लोग इन दोनों का, अच्छा अरिथमेटिक मीन सम्राट बेटा सिंपल एवरेज है, तो एवरेज कैलकुलेट, एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो आपने 2 वैल्यूज को ही ऐड करना होता है,
तो यहाँ पे देखें 6 + 14 20 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो मिडल की टर्म आ गई। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? ये प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ आ चुकी है। कहते हैं इन अ सीक्वेंस इन विच एनी टर्म डिवाइडेड बाय इट्स इमीडिएट प्रीवियस टर्म गिव्स अ कांस्टेंट इज कॉल्ड। जब डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की बात आ जाती है तो हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाता है। जी डिफाइन डेफिनेशन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक किस्म की डेफिनेशन है ये कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपके पास कैसे बनता है, जब कोई भी एक कांस्टेंट नंबर डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रहा हो अपनी प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ टू मेक अ न्यू टर्म, तो ऐसे सीक्वेंस को ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं या प्रोग्रेशन कहते हैं। ऑलराइट, अब कहते हैं nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, तो nth टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी a + n - 1 इंटू, अच्छा यही बात इसने ऊपर भी पूछ ली थी, ये देखो nth टर्म। नेक्स्ट देखो कहते हैं a फर्स्ट टर्म, d डिफरेंस, sn सम है, और फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ सीरीज, देन sn इज। अब यहां पर अगर गौर करो ना बेटा, लास्ट टर्म नहीं गिवन, डिफरेंस गिवन है, तो डिफरेंस वाला फार्मूला बताएंगे, और वो क्या है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, ये सम फाइंड करने का फार्मूला। राइट, ABC। अच्छा जरूरी नहीं आपको नंबर्स ही बताकर क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ABC MNO इस किस्म की चीजें बताकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भाई अपने फार्मूले में जाकर उनको पुट कर देना तो आपको आंसर मिल जाने हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या बात हुई, तो आप फार्मूला सेम रहता है, सिर्फ चीजें जैसे वो बता रहे हैं आप वैसे पुट कर देना। अब उसने कहा कि ABC इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द रिलेशनशिप बिटवीन ABC कैन बी। अब अभी मैं आप लोगों को बता कर आया कि यहां पर अगर आप देखें तो B इज इक्वल टू A + C डिवाइडेड बाय, तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं, ये बेटा जो मिडल की टर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो अपनी एक्सटर्नल टर्म्स की एवरेज होती है। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, मिडल टर्म B इज इक्वल टू, एवरेज फाइंड करनी है एक्सटर्नल टर्म्स की, तो पहले एक्सटर्नल टर्म्स A और C को ऐड करो। अब ये दो टर्म्स हैं तो डिवाइडेड बाय 2। अब इस 2 को B के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर बन गया 2B इज इक्वल टू A + C। ऑलराइट, अच्छा अब इसको ना स्टेटमेंट के फॉर्म में जो भी कहा जा सकता है, द सम ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ट्वाइस ऑफ इट्स मिडल टर्म। तो अब स्टूडेंट ये कहेंगे हमने तो ये बात पढ़ी ही नहीं थी। ये चीजें वो थी जो कॉमन सेंस की हैं। क्या चीज इसको लिखा जा सकता है, द सम ऑफ external terms in arithmetic progression is twice of its middle। ऑलराइट, तो बेटा स्टेटमेंट ही आपकी न्यूमेरिकल एक इक्वेशन बन जाती है और इक्वेशन से स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो बेसिकली मैंने इसी चीज को वर्ड्स में बयान कर दिया। फिर से सुनिएगा, द सम ऑफ, यहां पे देखें द सम ऑफ, सम से मुराद ऐड कर दो किसको, A एंड C, और A एंड C क्या है, द एक्सटर्नल टर्म्स किसमें, इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स मिडल टर्म। क्लियर, Yes, sir. find the value of x in the arithmetic sequence this और x की वैल्यू बतानी है। अच्छा बेटा ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बड़ा सिंपल था, इजी था क्वेश्चन था। अब देखें उन्होंने कहा कि भाई ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अगर ये मुझे ना बताते कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो मुझे कभी भी ना पता चलता, क्योंकि वैल्यूज एज सच नहीं गिवन, मिसिंग वैल्यू है, और वो मिसिंग वैल्यू मैंने बतानी है। कहते हैं सीक्वेंस क्या बेटा, सीक्वेंस में जो टर्म्स को सेपरेट किया जाता है ना, वो कॉमे से किया जाता है।
प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन से नहीं हो रही होती, कोमा इसका सेपरेटर होता है। इसका मतलब ये है बेटा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, और ये, अच्छा अब मैंने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको पता है कि डिफरेंस सेम होता है, तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस ही तो फाइंड करना था। कैसे फाइंड, अगर मैं इसको ए कह दूं, इसको बी कह दूं और इसको, तो क्या आप लोगों ने कहा नहीं था कि डिफरेंस इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी? तो यही फार्मूला है, तो इधर अप्लाई करना था। क्या आप लोगों ने 5x -1 में से माइनस कर देना था 3x -1? यही मिस्टेक है। या तो आप इसको ब्रैकेट में लिखो, तो इसको प्लस कर दो। जब ब्रैकेट ओपन कर दी थी तो माइनस माइनस ये क्या था, प्लस माइनस माइनस हो जाए। बच्चे यहीं पे आके मिस्टेक कर जाते हैं, साइन की गलती। या तो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लिया करो, फिर बिल्कुल ठीक है। साइन की मिस्टेक हो जाती है। नहीं वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन इसका जो कॉमन जो प्रॉपर मेथड है ना वो ये है। इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, वो इस तरह से बनाई जाएगी। अच्छा अब देखें, कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है जिसमें एमसीक्यूज में आपसे ये ना पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे पूछ ले भाई ये सीक्वेंस है और ये आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। नीचे अब सम गिवन है। अब अगर मैं तुम्हें एक्स फाइंड करना ना बताऊं, तुम कभी भी नहीं फाइंड कर सकते। फिर वो प्रॉपर मेथड, वो जो आपका अल्टरनेटिव मेथड है वो फेल हो गया है। फिर आपको इस तरह से पहले एक्स फाइंड करना है, सीक्वेंस बनाना है, फिर जाके सम फाइंड करना है। ओके तो जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया है तो बेटा डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस सेम है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म 5x +1, या ब्रैकेट लगा देते तो -1 लिख सकते थे इसको। ये बात समझ आ गई? अच्छा जैसे ही ये लिख लें उसके बाद बेटा सिर्फ कैलकुलेटर उठाना है, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन आपने नहीं करनी। ओके भाई, कैसे? जैसी इक्वेशन आपने यहां पे लिखी है ना एज इट इज कैलकुलेटर को, ये देखो 5, उसके बाद ये x मौजूद है, ये आपको रेड कलर में नजर आ रहा है, तो इसके लिए पहले अल्फा की प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज, ये देखो x आ गया एज इट इज -1 माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो 3, अब दोबारा से ये x 3x +1 इज इक्वल टू, सुन लो ना, सुन लो, ज्यादा सोचने की यहां पे जरूरत नहीं है, जो कैलकुलेटर आंसर बताया आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा यहां पर अब ये इज इक्वल टू, ये वाला इज इक्वल टू नहीं है, ये वाला इक्वल टू है कैलकुलेशन की के ऊपर, ये रेड कलर का, तो अल्फा और कैलकुलेशन ये इज इक्वल टू आ गया। फिर इसकी राइट हैंड साइड लिखो 5x +1 माइनस 5x +1, ऑलराइट, शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 2, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो भाई कहने को तो इसको वैसे सॉल्व किया जाता है, 5x - 5x इधर 2 आ जाएगा, ये वो वगैरह 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 वगैरह, भाई कुछ ना करो, सिर्फ इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन क्या है, कैलकुलेटर में सारी पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो। ये ना हो कि आप वर्किंग के ऊपर बैठे रहो, तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होना है। तो इसीलिए पहले ही स्टेप से कैलकुलेटर उठा लेना है। इक्वेशन पुट करने का मेथड आ गया है, गुड। ऐसे 2-4 और क्वेश्चन करेंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखें, कहते हैं फाइंड द 35th टर्म इफ द फर्स्ट टर्म इज कॉमन डिफरेंस इज, तो बेटा जब कॉमन डिफरेंस बता दे कि आपको बताएं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, नहीं पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो 35th टर्म फाइंड करने का फार्मूला ये देखें, ए की वैल्यू 8 प्लस n-1 34 हो जाएगा, 34 इंटू इज इक्वल टू
तो बस आपने इतना काम करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व। और ये आदत प्रैक्टिस ही ऐसी अपनाओ कि आप लोगों ने एग्जाम में भी यही कुछ करना है। हाँ, अपनी याद दहाने के लिए आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि 8 + 35 - 1 इंटू 1.5। अब मजीद इसको तो फिर पता है आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये रिवायती तरीका है कार, फिर आप लोग पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, जहां पर आप लोग लिखोगे 51 + 8, फिर जाके 59 इतनी देर में बेटा 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जानी है। तो ये इसमें से कुछ भी नहीं करने की जरूरत। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कोशिश करो कि माइंड में बने, और वो माइंड से ही आपके कैलकुलेटर पर आए, आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखें 20 15 10, तो बेटा यहाँ पे डिफरेंस 5 का नहीं है। अब यहाँ पे बच्चा यही मिस्टेक कर जाता है, ये -5 है। देखो फार्मूला आपने सेम याद रखना है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जहां पर मैंने कभी नहीं आपसे कहा कि ग्रेटर वैल्यू कम्स फर्स्ट, वो सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम के फार्मूले को याद रखने के लिए था। जहां पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, आंसर क्या आ गया बेटा, डी की वैल्यू -5 है। अब मैंने 15 टर्म बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, ये देखें 20 प्लस, हाँ जी 14 इंटू डी -5 एंड द 15 टर्म इज, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते हैं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब मैंने n की वैल्यू बतानी है। अच्छा ये बता, तो बेटा फर्स्ट टर्म बता दी, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म बता दी। अच्छा यहां पे देखिए डिफरेंस की वैल्यू का पता चल जाएगा, एंड द डिफरेंस इज, देखो nth टर्म का ही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन कुछ इस तरह से, लास्ट टर्म nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो कैलकुलेटर में n की जगह पर x -1 इंटू, अब ये देखो ये ना कर देना, एरर आ जाएगा क्या। अच्छा सपोज ऐसा आ भी जाए तो लेफ्ट या राइट एरो प्रेस कर दो, अपने इक्वेशन पे वापस चले जाते हो। आप लोग जज्बाती में आके फिर AC प्रेस कर दो, फिर सारी इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ जाती है। तो आप लेफ्ट या राइट एरो प्रेस करो, फिर कर्सर जहां पे मौजूद होता है एरर वहीं पर होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। अब जहां कर्सर मौजूद है इक्वल टू के साथ, वो कहता है भाई इक्वेशन दी है तो इसको सॉल्व करवाओ। तो मैंने कहा शिफ्ट, ये कैलकुलेशन, ये देखो सॉल्व लिखा हुआ है, सॉल्व करवाएंगे इससे। अब ये जो आंसर है ना, ये पिछला क्वेश्चन का है। अब इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, जब तक k इक्वल टू ना प्रेस कर दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये आ गया। ऑलराइट, इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 15 आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा अब आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ लिया अच्छे तरीके से, आपने सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज भी पढ़ लिया। आप लोगों ने मेरी बुक में से ये क्वेश्चन, अब मैंने 15 तक आपके साथ डिस्कस कर लिया है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा। एक तो ये आपने करने हैं, साथ में आप लोगों ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में से ये सेल्फ टेस्ट को सॉल्व करके आना है, जितना हो सकता है वो करके आए। जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे आप स्किप कर देने, और वो कल हम लोग देखेंगे क्या हमने करनी है या नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।